नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर पुनः आप सबों के बीच उपस्थित ज्योग्राफी क्लासेज बाय मास्टर गुड्डू की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार। आज पुनः मैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित जेक इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो परीक्षा 16/2/2026 को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं पुनः आप सबों के बीच आंसर की लेकर के आया हूं। आप सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। सो आप इससे पूरी तरह से मैं NCERT आधारित आपको बेस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, जिससे किसी भी तरह के कोई त्रुटि नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, आप सबों से आग्रह करता हूँ कि जितने भी दर्शकगण हैं, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और जितना अधिक से अधिक हो सके मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि मैं आप सबों को अधिक से अधिक नए से नए शैक्षणिक रूपरेखा के बारे में या किसी भी शिक्षण के बारे में, क्लास के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाता रहूं, आप लोगों को हमेशा जानकारी देता रहूं। तो चलिए, आज 16/2/2026 को इंटर की परीक्षा जो आर्ट्स का हुआ था, पॉलिटिकल साइंस जिनका होगा, वो आप मिलान कर सकते हैं कि कितना आपका करेक्ट हो रहा है। तो चलिए, आज मैं शुरू करता हूं आप सबों के बीच। प्रथम प्रश्न यानी पहला प्रश्न आप लोगों के बीच ये रहा। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्लाइड में कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 15। 15 इसका सही आंसर है। जिसका भी 15 होगा, सही किए होंगे तो आपका नंबर मिलेगा, और अन्यथा गलत किए होंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपके डिवीजन बनाने में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो एल्त्सिन ने की थी। इसका सही जवाब है एल्त्सिन। और बता देना चाहते हैं जानकारी के लिए कि एल्त्सिन जो थे वो विशेष रूप से बोरिस एल्त्सिन जो थे वो रूस के एक प्रकार से नेता थे, और इन्होंने दिसंबर 1991 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुलों की स्थापना किया था, जिसमें से स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में विशेष रूप से रूस को जो है वो रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने एक संघीय बैठक करके बेलाझेप्पा के अंतर्गत क्या किए थे, समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 1991 ईस्वी में, जिसके माध्यम से सोवियत संघ का विघटन हुआ था और उसमें 15 गणराज्य बने थे। तो इसका अगुवाई जो किए थे वो एल्त्सिन ने किए थे। तो इसका सही जवाब आप लोगों का क्या होगा? एल्त्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ आप जान रहे होंगे कि ये एक प्रकार से maastricht संधि द्वारा जो है 1992 ईस्वी में हस्ताक्षर करके 1 नवंबर 1993 ईस्वी को इसे लागू किया गया था, यूरोपीय संघ का, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। लेकिन ध्यान रखें, इसकी लागू जो हुआ था 93 में, लेकिन स्थापना की बात कर रहा है तो 1992 सही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न का सही आंसर है सी, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। प्रश्न संख्या 4, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो साम्यवादी चीन के जो विशेष रूप से एक चीन का जो है
वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जिसमें से इस समय जो वहाँ के शासक थे माओ त्से तुंग ने 1 अक्टूबर सन 1949 ईस्वी को 1 अक्टूबर सन 1949 ईस्वी को माओ साम्यवादी चीन के उदय हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दाछेस, ठीक है, दाछेस हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में उसको सार्क कहा जाता है। दाछेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दाछेस का मुख्यालय अर्थात सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये दाछेस सार्क जो है वो सार्क का विशेष रूप से जो देश हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे तो सार्क का एक ट्रिक बनाए हुए हैं जिसका नाम है सार्क में MBBS पीना। सार्क में MBBS पीना, MBBS पीना, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। तो सार्क में MBBS पीना, तो सार्क में अर्थात सार्क का पूरा सदस्य देश का इसमें नाम आ गया। M से हो गया आपको मालदीव, B से हो गया बांग्लादेश, फिर डबल B से हो गया भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। ये सार्क के सदस्य देश हैं, जिसमें से 8 सदस्य देश जो हैं सार्क के, उसी में से इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जो दाछेस का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी सार्क सदस्य देशों का नाम बता दिया, जिससे क्या हो सकता है कि आप इससे जान सकते हैं कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं। सो सार्क का फुल फॉर्म जो होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में दाक्षेस कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संधि संगठन। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है? अभी आपको हम सार्क के बारे में बताएं, जो सब दक्षिण एशिया के देश में आते हैं। उन्हीं दक्षिण एशियाई देशों में से एक देश ऐसा है जो इसके सदस्य नहीं है। सार्क के सदस्य जो नहीं होगा वही दक्षिण एशिया के सदस्य देश नहीं काउंट किए जाएंगे, जिसमें से आपको दिखाया गया है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, ये तो आपको मिल गए थे सार्क में। ठीक है, जो आपको बताए थे ट्रिक के माध्यम से MBBS पीना, PINA। ठीक है, तो M से मालदीव आ गया यहाँ पे आपको, B से भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान भी आ गया आपको, इंडिया भी आ गया, नेपाल भी आ गया, अफगानिस्तान भी है। लेकिन यहाँ एक देश जो है वो थाईलैंड इसका सही जवाब होगा। थाईलैंड इसके सदस्य देश नहीं है, यानी दक्षिण एशिया के देश नहीं हैं। अब आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन आपको ये दिखाया गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 1995, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। ये तिथि था 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये विशेष रूप से अभी WTA के अंतर्गत कुल सदस्य देशों की संख्या 166 है और उसमें से विशेष रूप से बता देना चाहते हैं कि ये WTO संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल जो इसका है संगठन, वो था पहले GATT,
गेट की स्थापना जिस समय 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसके 2 साल बाद 1947 ईस्वी में गेट की स्थापना हुई थी। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है इसका फुल फॉर्म। और उसी गेट के साथ जिस समय स्थापना हुई गेट का, उसी समय से भारत उसका सदस्य देश है 1947 से ही। उसी का नाम बदल करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इसकी स्थापना जो आपका सही जवाब होगा वो 1 जनवरी 1995 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 8 है। वो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि किसकी सिफारिश पर, ठीक है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है, किसके सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। अब बता देना चाहते हैं कि आपको जानकारी के लिए कि जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सबको पता है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और उसके कुल सदस्य देश जो हैं 193 अभी हैं। 193 देशों में से ये विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, मूलतः 6 अंग हैं, जिसमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यास परिषद, छठा जो है न्यास परिषद। इन 6 में से महासभा की जो नियुक्ति का सिफारिश करता है, नियुक्ति करती है महासभा का, वो सुरक्षा परिषद करती है। कौन करती है? तो सुरक्षा परिषद करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है। तो वैश्विक ताप वृद्धि, विश्व में तापमान वृद्धि किसकी सुरक्षा का मामला आता है? तो ये विशेष रूप से आता है मानव सुरक्षा का मामला। जिसका मानव सुरक्षा सही होगा वो सही किए होंगे, उसको सही मिलेगा, नंबर मिलेगा। और कुछ लोग ने जो है वैश्विक सुरक्षा मार दिया है, वो गलत है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न कहता है, 10वां प्रश्न कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व क्या हैं। पारंपरिक सुरक्षा नीति का अर्थ ये होता है कि हर क्षेत्र में परंपरा से जुड़े हुए जितने भी हमारी पारंपरिक नीतियां हैं, उन सभी को हम लोग सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो ये विशेष रूप से शक्ति का संतुलन करते हैं, उसके आधार पर पारंपरिक सुरक्षा का संतुलन करते हैं। उसके बाद गठबंधन बनाना, ये भी आपस में है पारंपरिक सुरक्षा का नीति में। सामूहिक सुरक्षा भी करना आपस में। इसका मतलब है कि तीनों है, तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब है डी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि विश्व की साझी समस्या कौन है। ठीक है, विश्व की साझी समस्या कौन है? तो विश्व की साझी समस्या एक है बाह्य अंतरिक्ष। ठीक है, विश्व की साझी समस्या में बाह्य अंतरिक्ष है, उसके बाद महासागरीय सतह है, वायुमंडल है। अर्थात ये जो देख रहे हैं विश्व के साझी समस्याओं में, उसमें सभी लगभग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका आंसर होगा डी। आगे है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है? ग्रीन हाउस संबंधित हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जिसको कहते हैं वो हरित गिरह हिंदी में कहा जाता है, इसको किससे संबंधित है? तो हरित गिरह जो है वो विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो आपका इसका सही जवाब होगा वैश्विक ताप वृद्धि से। ठीक है, विश्व में तापमान वृद्धि से, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उससे संबंधित ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में विशेष रूप से बता देना चाहते हैं कि ये हमारे सौर विकिरण का जो है वो अवशोषण करने में कार्य करता है। और जिस विशेष रूप से इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जलवाष्प होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, गैसें, नियॉन वगैरह होते हैं, बहुत सारे गैसें इसमें मिले रहते हैं, जो क्या करते हैं हमारे
धरती के अंदर के तापमान को, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है काफ़ी हम लोगों के लिए, खास करके पृथ्वी के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जो वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, वैश्विक ताप वृद्धि। अगला प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपर्पल, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, MN से मल्टीनेशनल, C से कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत जो नहीं है वो पार्ले आते हैं, ठीक है, पार्ले जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी, फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या होता है, उसका व्यापार जो होता है वो एक नहीं बहुत सारे देशों के साथ किया जाता है, वही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और जो किसी अपने ही क्षेत्र के अंदर में, अपने देश के अंदर में या अपने क्षेत्र के अंदर में कहीं पे एक कंपनी कार्य करती है, दूसरे देशों के साथ या दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं बना पाता है, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं माना जाता है। तो उसी में से हमारा पार्ले है, जो पार्ले बिस्किट है उसी का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जो पार्ले होगा। ठीक है, ये सिर्फ नेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम लोग 14 पर देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत में जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण नीति को शुरुआत किया था? ठीक है, तो इसका आर्थिक उदारीकरण नीति का जो शुरुआत था PV नरसिम्हा राव। इसका सही जवाब क्या होगा? PV नरसिम्हा राव। आर्थिक उदारीकरण नीति के साथ में जो है इसकी शुरुआत PV नरसिम्हा राव ने कब किया था? 1991 में किया था, और उस समय ये प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव देश के, और उस समय भारत के वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह काम किए थे। ठीक है, मनमोहन सिंह थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? भाषा क्या था वो आपको पकड़ना है। ठीक है, भाषा क्या था जो 1953 में देश का बता देना चाहते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1 नवंबर 1953 ईस्वी को गठित किया गया था भाषा के आधार पर। लेकिन वो भाषा के आधार पर किया गया था तो कौन सी भाषा के आधार पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु भाषा ही सही इसका होगा। तो तेलुगु भाषा उसका हो सही जवाब है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था, जो कब हुआ था? 1953 में। उसी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सबसे पहला राज्य का गठन किया गया था, जो पीछे प्रश्न था, आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1953 ईस्वी को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के विशेष रूप से सदस्यों की संख्या थी, वो थी 3। ठीक है, जिसमें से बता देना चाहते हैं 3 सदस्य कौन कौन से थे। अध्यक्ष के रूप में फजल अली थे, उसके बाद दूसरा सदस्य के रूप में जो थे KM पनिक्कर थे, और HN कुजूर थे। ठीक है, कुजरू। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 3 सदस्य इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न क्या कहता है कि 1952 से लेकर के 1967 के मध्य भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा है? ठीक है, 1952 से लेकर के 1967 ईस्वी तक मध्य भारतीय राज्यों में किस पार्टी का वर्चस्व रहा है? तो पार्टी उस समय कौन था? सबसे पहला चीज़ बता देना चाहते हैं कि 1952 से 1967 तक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी चल रहा था, अर्थात कांग्रेस पार्टी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, कह रहा है जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक विशेष रूप से जो है फाउंडर ऑफ द जनसंघ। ठीक है, स्थापना इसकी 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी, और इसके संस्थापक थे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न 19वां नंबर है, उदारीकरण उत्तर के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई थी? तीव्र गति से उदारीकरण के समय में कौन सा क्षेत्र में प्रगति हुआ था, ये प्रश्न रखना है। तो उदारीकरण जब आया था देश में, तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र नहीं, द्वितीय क्षेत्र नहीं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा प्रगति हुआ था, अर्थात बहुत लोग सेवा क्षेत्र में कार्य किए थे। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों के विकास पर बल दिया था? बड़े उद्योग मतलब भारी उद्योग, इसको जान लेना है, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश से थोड़ा सा पकड़ना पड़े। देखिए हैवी लिखा हुआ है, हैवी हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज का अर्थात भारी उद्योग कहिए या बड़े उद्योग कहिए। तो बहुत सारे लोग बड़े उद्योग में कुछ अलग समझ लेते हैं, वैसा नहीं सोचना है। तो बड़े उद्योग का जो है वो कब किया गया था उसके बारे में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, बड़े उद्योग जिससे भारी उद्योग खास करके लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो थोड़ा ऑप्शन में दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 56 से 61 था, यहाँ पे आपके दे दिया था 61 से 66, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। तो इसका जो मॉडल तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, इसलिए इसे पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था, इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। इसका मॉडल जो तैयार किए थे हेराल्ड डोमर महोदय ने, इसलिए इसे हेराल्ड डोमर योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु सहयोग के जो हस्ताक्षर हुए थे संधि पर, वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 जो है, कौन सी रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा का निर्धारण जो करती है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो याद रखें, क्योंकि भारत पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि इससे पहले जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, दो भागों में बटा था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के रूप में जान रहे हैं, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान आज मूल रूप से पाकिस्तान के रूप में ही जाना जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जब लड़ाई हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का गठन हो गया और एक अलग देश का निर्माण किया। तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में उसी समय से निर्धारित किया गया था रेड क्लिफ लाइन 1947 ईस्वी से ही, और उसी के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा भी जानते हैं, भारत पाकिस्तान के भी सीमा रेड क्लिफ लाइन ही है। ऐसी रेड क्लिफ लाइन को अब भारत के क्षेत्र में अर्थात बांग्लादेश की सीमा पर जो है 0 डिग्री लाइन या मैत्री लाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सन 1969 ईस्वी में कांग्रेस के मतभेदों के कारण उसका राष्ट्रपति के लिए कौन सा प्रत्याशी चुनाव हार गया था? कौन ऐसा प्रत्याशी था जो 1969 में कांग्रेस के आपस में मतभेद हो गया था, जिसके कारण से चुनाव हार गया था? इसमें बता देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सिंडिकेट गुट, जो उसके सिंडिकेट गुट अलग बना लिया था, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, जो दोनों में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया था आंतरिक संघर्ष के कारण से। क्या हो गया था, कांग्रेस के पार्टी के जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े गए थे वो हार गए थे। कौन लड़े थे उस समय जो हारे थे? वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसका सही जवाब है
डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न 24वां नंबर है कि इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 के आम चुनावों के समय कौन सा नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको समझिएगा, VVI कर देते हैं। क्यों इसको VVI करते हैं? क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से कई बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, 1971 के आम चुनाव में एक नारा दिया था उन्होंने, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। ठीक है, जिसका नाम था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न, कह रहा है भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा, ठीक है, आपातकाल जब लगा था कब, 1975 से लेकर के 1977 तक, 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगा था। उस दौरान में कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? जब आपातकाल भारत में लगा था 75 से लेकर के 77 के बीच में, उस समय भारत में कौन सा संविधान पारित किया गया था? संविधान संशोधन क्या हुआ था, पारित कौन किया गया था? ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? तो ध्यान देना है, तो ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। ठीक है, दोनों के बीच में 75 और 77 के बीच में 76 होता है। 76 में जो था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान में कुछ बदलाव लाए गए थे, जिसमें से बता देना चाहते हैं कि ये संविधान संशोधन का दिन ही है जिसमें हमारे उद्देशिका प्रस्ताव जो पढ़ते हैं, प्रस्तावना अपने भारत का, हम भारत के लोग भारत को ये जो प्रस्तावना पढ़ा जाता है, उस प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द का क्या किया गया था, उसमें समावेश किया गया था, जोड़ा गया था। साथ ही साथ जो है इसमें 10 जो मौलिक अधिकार हैं वो भी जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार का संशोधन करके जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था ये तो 10 मौलिक अधिकार? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको विशेष रूप से कहीं जानकारी नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न करवाते जा रहे हैं साथ साथ में। इससे विद्यार्थियों को ही नहीं, कंपटीशन तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी लाभार्थियों को, अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि हम इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपको बीच बीच में देते रहें और सूचनाएं आपको प्रदान करते रहें। जो भी सूचना मिलेगा हम आपको हमेशा सूचना साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। अगला प्रश्न संख्या है 26वां प्रश्न कहता है 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? 77 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी की ओर से कौन प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, जिसका कार्यकाल था 1977 से 1979 तक। ठीक है, मात्र 2 साल का समय तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे देश में। अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न, धरतीपुत्र की धारणा का संबंध है, धरतीपुत्र की धारणा का संबंध किससे है? ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? संकीर्ण क्षेत्रवाद से, संकीर्ण क्षेत्रवाद से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 28वां नंबर प्रश्न है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर हैं उसमें आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सी अभियान चलाया गया था? तो इस अभियान का नाम था, जो सैन्य अभियान था, जो 1 से लेकर के 10 जून तक चलाया गया था। कब? 1984 ईस्वी में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया था। खास करके वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन,
कि संविधान गठबंधन सरकार क्या है। ठीक है, गठबंधन मतलब मिला करके जो सरकार बनाते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं, आवश्यकता पर। किस पर निर्भर करते हैं, आवश्यकता पर। जैसे क्या है कि कोई सरकार का, बीजेपी का मान के चलिए कि आपके किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए या देश में सरकार बनाने के लिए क्या है कि उसके पास जो है पूर्ण बहुमत नहीं है। तो पूर्ण बहुमत नहीं होने की स्थिति में क्या करते हैं, दूसरे किसी क्षेत्रीय पार्टी या अन्य जो निर्दलीय पार्टी होते हैं उनसे क्या करते हैं, आपस में उसकी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं, दूसरे से उसके सरकार का आपसी संबंध बना करके क्या करते हैं, उसको सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार से उनको ज़रूरत होती है, अर्थात आवश्यकता इसका सही जवाब होगा गठबंधन सरकार का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, वो है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सा पार्टी है जो एक महिला के माध्यम से, महिला नेत्री के माध्यम से किया गया था। तो इस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, जिसका गठन किसने किया था, आज भी हैं बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता दीदी, ममता बनर्जी। ठीक है, वो ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थापना किए थे। तो महिला पार्टी का स्थापना तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना महिला नेता के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। अब सब्जेक्टिव में आप लोग अपने से जरूर किए होंगे, जो सेक्शन बी में है। सब्जेक्टिव प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 31, 2 मध्य एशियाई देशों के नाम लिखना है उसमें, जो सोवियत संघ से शामिल थे पहले। 1991 के बाद बताए थे सोवियत संघ 15 देशों में टूटा था, विघटन हुआ था सोवियत संघ का, और उसमें से बहुत सारे देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। ठीक है, ईरान, इराक, सब उसी से, यूक्रेन वगैरह सब उसी से टूट करके बने हुए हैं। तो बेलारूस ये सब है इसमें। तो ये सभी 2 मध्य एशियाई देशों का सिर्फ नाम लेना था आपको। अगला है 32 नंबर, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो 18 मई सन 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला 33 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के किन्हीं 2 योगदानों का वर्णन करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के किन्हीं 2 योगदान कौन कौन से, शांति सुरक्षा अभियान और उपनिवेशवाद से मुक्ति मिला था। अगला है 34 नंबर, प्रदूषण के 2 प्रकार का वर्णन करना था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे हैं, उसमें से 2 का बारे में आपको जिक्र करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन अभी बताएं कि दिसंबर 1953 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अभी बता दिए, फजल अली थे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखना था। बहुत सारा इजी क्वेश्चन था, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसके बारे में लिख देना था। बहुत सारे पार्टियां अभी यहाँ हो गए हैं। 37 नंबर है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए, सब ऑब्जेक्टिव टाइप में एक प्रश्न है जो 2 लाइन में लिखना है आपको, एक लाइन में। 6 सदस्य देशों का नाम लिखना था, जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे, MBBS बिना। ठीक है, सभी 8 देशों का नाम लिख देना था इसमें। अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय में 150 शब्द में देना था, आसियान वे क्या हैं। ठीक है, आसियान वे क्या हैं, उसका प्रश्न का जवाब देना था, आपको लिखना था। पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। MS स्वामीनाथन, जो कृषि के जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के, उससे संबंधित क्रांति कौन सा है उसके बारे में लिखना था। और प्रीवी वर्ष से आप क्या समझते हैं। सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों के नाम लिखना था। सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों, ऐसे तो 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी माने जाते हैं, अस्थायी। ठीक है, और 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, ये अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो कौन कौन से अस्थायी सदस्य देश हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना था आपको। तो इसका ट्रिक हम बनाए थे आपको, ABCFIR। ठीक है, लेकिन एक कमिंग सून में रखे थे, ABCFIR। ठीक है, इसमें 6 आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 5 ही हैं। एक कमिंग सून में एक देश का नाम आएगा,
जिसमें ए से अमेरिका अस्थायी सदस्य देश हैं, बी से ब्रिटेन है, ठीक है, सी से चाइना है, एफ से फ्रांस है और आर से रसिया है। आई से इंडिया, इंडिया को कमिंग सून में अस्थायी सदस्य देशों की अभी मान्यता नहीं मिला है, लेकिन आने वाले वर्षों में भारत भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश होने की संभावना है। हम सबों का विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत अस्थायी सदस्य देश बने। 45 नंबर, दल बदल के राजनीति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में लिखना था। विविधता में एकता से क्या समझते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में है, आपको 4 करना था। नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर टिप्पणी लिखना था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखना था, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर, भाषा राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती है, व्याख्या करें। और भारत और रूस के बीच संबंध पर प्रकाश डालें। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम क्या हुए, उसके बारे में लिखना था। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारणों की विवेचना करना था। इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न समाप्त हुए। आप सबों से आशा है कि आप सबों का प्रश्न बहुत सही हुआ होगा। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न खास करके आप लोग इसी प्रकार से अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहें। अब इंटर पास करके आप लोग ग्रेजुएशन करें और अपने भविष्य का निर्धारण करें। मेरी अपेक्षा है, हम सब आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे और मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो बना करके मैं डालता रहूं, देता रहूं। आगे मैं कुछ ही दिनों में जितना जल्द हो सकेगा मेरा प्रयास है कि हर विषय से संबंधित छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आपको डालूं, जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग को पढ़ने में बहुत मदद करेगा। और वो अपने लैंग्वेज का ट्रिक मैं बनाया हूं, जिससे आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार, शुभ रात्रि, जय हिंद।